हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं प्रयास जेई 2.0 में। और ज्यादा उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो भाई। अगर सब कुछ सही है तो थम्स अप करके बताओ। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है ना। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वेलकम सर। हाँ जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब सही है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो फिर पढ़ाई वढ़ाई क्या, कैसे माहौल क्या है, ये तो बताओ। हम्म तुम लोग ये वर्ल्ड कप के रंग में तो नहीं डूबे हुए हो ना भाई। पता चले सर आज तो मैच था तो क्लास ही नहीं ली, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ जी। अरे हाँ, श्रद्धा वरदा सब बढ़िया है यार, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम अपना बताओ, पढ़ाई चल रही है बढ़िया। हाँ वैसे तो अब कम ही बचा है भाई, एक मैच ही तो बचा है, उसके बाद काम ही खत्म है ये वर्ल्ड कप वाला तो। है ना, है ना, है ना। माहौल खराब है क्यों। अरे क्या चक्कर हुआ, माहौल कैसे खराब हो सकता है यार। भाई तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म हो गया यार, अभी तो माहौल कैसे खराब है। हम्म ऑर्गेनिक खत्म हो गया, फिजिकल भी लगभग खत्म ही हो गया होगा। क्या चल रहा है फिजिकल में अभी। हम्म अच्छा एक बात बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। फिजिकल बताओ ना क्या चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, इंडिया जीतेगा भाई, जिता देंगे, चलो कोई ना। तुम तो बताओ फिजिकल में क्या चल रहा है। इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, ये सबका अलग अलग कैसे चल रहा है भाई। किसी का इक्विलिब्रियम चल रहा है, किसी का काइनेटिक्स। अबे मैं बैकलॉग की नहीं पूछ रहा हूँ, कोई बोले सर चल तो काइनेटिक्स रहा है बट मैं तो अभी वो पढ़ रहा हूँ, इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहा हूँ। वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखो बताओ, अभी भी कोई किसी का आयनिक और किसी का, वाह 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 वाह। मतलब ये हुई ना बात, ये हुई ना बात एकदम ड्रॉपर वाली। बहुत बढ़िया। काइनेटिक्स शुरू होगा अभी, अच्छा। ठीक है ठीक। हाँ हाँ, वो केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स लगभग सेम जैसा, एक जैसा सा ही लगता है ना नाम, तो इस बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैं मान लेता हूँ भाई। हाँ मान लिया मैंने, सुबह सुबह का टाइम और अभी 9 बज रहे है ना। और सर्दियां पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, तो सर आप संभाल लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है नाम वाम, है ना, क्या ही रखा है वैसे नाम में। हाँ, तो चलो ठीक है यार, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आराम जरूर मिला होगा, है ना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम से कम अगर हम लोग जेई मेंस की बात करें तो उन टॉपिक्स को हटा दिया गया है ना। और अभी ऑब्वियस है जनवरी में हमें मेंस ही देना है सबसे पहले, तो हमारा जो प्राइम फोकस होना चाहिए इस समय वो मेंस पे होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई एडवांस का हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जो टॉपिक्स को हट गए हैं अभी, जो टॉपिक्स सिलेबस से ही हटा दिया गया है, उन टॉपिक्स पे ज्यादा आपको टाइम लगाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है ना। हाँ, तो अब बात ही आती है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोग, आप ना पहले हमें कोऑर्डिनेशन पढ़ा दो, है ना। अभी जैसे मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर कोऑर्डिनेशन करवा दो। और तो देखो यार, कोऑर्डिनेशन वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं ना, अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है वापस, तो एक बार के लिए आपको, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें आती हैं उसमें। पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, कई कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, है ना। तो एक बार के लिए आपका वापस माहौल बनना स्टार्ट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यस, और क्योंकि चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है तो इस वजह से इस चैप्टर को स्टार्टिंग भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। और ये चैप्टर ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा है अब। वैसे तो पी ब्लॉक एलिमेंट अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन जब से ये सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसके बाद जितने भी आपके कंपाउंड्स वगैरह है, उनकी प्रिपरेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज है, वो सारा सब कुछ हटा दिया गया। तो इस वजह से ये चैप्टर काफी रिड्यूस हो गया, काफी छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सोच के मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोग भी इस चीज पे मतलब इस चीज से इत्तेफाक रखते हो कि सर ये वाली सोच सही है ना। सही है।
यस हाँ, और वैसे जैसे मेरी श्रद्धा वैसे आप लोग मान ही लोगे मेरी बात, है ना। हाँ भाई देखो ना, अल्टीमेटली हमें पढ़ना तो सब कुछ ही है ना भाई। पी ब्लॉक को अभी पढ़ो या लास्ट में पढ़ो, बीच में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, पढ़ना तो है ही। तो हमने क्यों ना पी ब्लॉक से स्टार्ट कर दिया, ताकि है ना एक बार के लिए आपका माहौल बन सके। हाँ एक चीज और बताओ, एक चीज जब मैं आप लोगों को बीच में मिला था, याद है वो सचिन सर की क्लास में, तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि भाई कुछ भी करो, लेकिन जिस दिन मैं दिवाली के बाद वापस तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने आऊं, उससे पहले तुम लोग 2 चैप्टर रिवाइज जरूर करके आना। कौन कौन से? एक तो था अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और दूसरा वाला था अपना केमिकल बॉन्डिंग। ईमानदारी से बताना, जेई की कसम है तुम्हें, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उन चैप्टर्स को रिवाइज करके आए हैं? ये बात बताओ जल्दी से, कितने बच्चे ऐसे, झूठ मत बोलियो बे, है ना, तुमने सुना ना, झूठ बोले कौवा काटे, है। हाँ तो ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिवाइज करके आए हैं, और झूठ मत बोलना, जल्दी बताओ, दे कमेंट देख रहा हूं मैं आप लोगों का। और जिसने नहीं किया वो भी लिख दे साहब मेरा नहीं हुआ है ना, वो ये भी लिख दे कि सर मेरा नहीं हुआ है। यस नो में रिवाइज बता दो यार, नो यस नो यस। तो मैं देख रहा हूं वैसे तो यस वाले भारी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे नो भी मुझे दिख रहे हैं। वाह वाह बेटे वाह, कमाल कर दिया तुमने। हाँ वो मुझे पता ही था क्या होने वाला है। तो अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, आज वाली जो अपनी क्लास है ना, इसमें भी तुम्हें काफी सारा एक वो पुराना डेमो देखने को मिलेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ये तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये चीज तो आप लोगों ने हमें पढ़ा दी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में और केमिकल बॉन्डिंग में। आज तुम्हें वो सारी चीजें एक बार फिर से वापस आप लोगों की यादें जो है वो ताजा हो जाएंगी, है ना। ये जो चैप्टर है, अच्छा मेरे हिसाब से कल शायद आप लोगों को छुट्टी है, कल और परसों, कल सैटरडे है और परसों वापस से संडे आ गया, वो छठ पूजा के उसमें उस वजह से, है ना। तो ये 2 दिन है आपके पास, एक बार फिर से जो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भाई उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। रिविजन करने से फायदा क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊं, रिवीजन करने से फायदा ये होगा कि एक तो आप कंटिन्यूशन में रहोगे, है ना, ये चैप्टर आपके पुराने भी एक बार के लिए रिवाइज हो जाएंगे, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और इन चैप्टर्स में काफी आपको हेल्प मिलेगी। ये तो हो गया आपके पर्सपेक्टिव से। और मेरे पर्सपेक्टिव से क्या अच्छा रहेगा कि मेरे लिए सिलेबस करवाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा अपना प्रोसेस, स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो सिलेबस जल्दी होगा, और सिलेबस जल्दी होगा तो अल्टीमेटली आपको रिवीजन के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा, जो कि मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे यूटिलाइज करें। ठीक है, वैसे आप सब लोगों को पता ही है कि यार अपना वैसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस का पंगा नहीं रहता है ना, बट फिर भी मैं लेना भी नहीं चाहता हूं कोई एक्स्ट्रा क्लास। मैं चाहता हूं कि जितना टाइम मुझे दिया गया है उस अलॉटेड टाइम पीरियड में विदाउट एनी एक्स्ट्रा क्लास मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, अब अगर कहीं पर मान लो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर ऐसी जरूरत होती है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सामने शादियों का सीजन आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों की बलि होने वाली है ना, कई बार कई मुर्गे हलाल होने वाले हैं, है ना, अभी शादियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे फैमिली में भी कई बार ऐसे छोटा मोटा फंक्शन हो जाता है शादी वादी का, तो उस वजह से हो सकता है कई बार मुझे जाना पड़ जाए। तो इस वजह से कई बार हो सकता है कि वो जो क्लास नहीं हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए कोई आपको क्लास मिले, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा वगैरह के चक्कर में मैं ना पढ़ूं। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें सिलेबस कंप्लीशन में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और वो साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सके। और उसमें जो आप लोग हेल्प कर सकते हो, 2 चीज में आप लोग हेल्प कर सकते हो। अरे भाई मेरी नहीं, हाँ मैं एक से राजी हूं भाई, हाँ दोबारा करने की मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ तो हाँ आप मेरा साथ कैसे दे सकते हो सिलेबस कंप्लीशन में? सबसे पहली चीज, आप लोग रिवाइज करके आए पिछले वाले टॉपिक्स, जिससे हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। और दूसरा, जो जो यहां पर आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उसको लिखने में अपना थोड़ा स्पीड ज्यादा रखें, तेज रखें, जिससे कि वो ऐसा ना हो कि वो कमेंट भर मत देना ऐसे, हाँ सर 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 ना, लिखा नहीं है लिखा नहीं है लिखा नहीं है लिखा नहीं है। हाँ आरजे सर की हो सकती है ना, आरजे सर की हो सकती है। हाँ भाई करवा दो तुम यार उनको बोल बाल के कि सर अब तो कर लो, मतलब है। हाँ वो हमारी बात तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है वो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ फिर करें हम लोग स्टार्ट। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाओगे, है ना, और कौन से टॉपिक्स इस समय हम लोग छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसा मैंने आप लोगों से कहा, हमारा जो प्राइम फोकस है इस समय वो है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए जब मैं ये वाला टॉपिक्स करवा रहा हूं
तो अभी के लिए मैं पी ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ वही कवर करूंगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, सिर्फ वही कवर करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ऑलराइट, और जब एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना, एक बार जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स फिजिक्स में भी हटे, मैथ्स में भी हटे, तो उसका क्या प्लानिंग रहेगा वो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। उन टॉपिक्स को या तो हम लोग लाइव में कभी वन शॉट ले लेंगे, या फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी जाएगी जो टॉपिक्स हट गए हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ ये वाले टॉपिक्स क्या पता इनसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वो अगर क्वेश्चन आता भी है उनको भी हम लोग कवर करेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। लेकिन जो भी उसका प्लान रहेगा वो हम आपको थोड़े दिनों में शेयर कर ही देंगे। डन, ऑल राइट, ऑल राइट, आ जाओ जी। अब हम लोग सेशन को करने जा रहे हैं स्टार्ट। एक बार सारे लोग फटाफट से थम्स अप करो कि सर हम लोग तैयार हैं, स्टार्ट कर देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन मैंने आप लोगों को बोल दिया कल और परसों आपकी छुट्टी है, जो टॉपिक्स आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं भाई उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को कर देते हैं स्टार्ट, है ना। हाँ, और जितने भी लोग हैं जो रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, कंबल उम्बल ओढ़ रखा है, रजाई साइड में पटको, कंबल उम्बल हटा दो और टेबल कुर्सी लेके उसके ऊपर बैठो और पढ़ाई करो, ठीक है ना। अभी वो वाला माहौल नहीं हुआ है ना, उतनी ठंड वाला माहौल नहीं हुआ है कि सर अब तो हमसे, है ना, सर हाथ भी सर कांप रहे हैं, वो वाला माहौल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो इस समय वो चीज आप लोग कर सकते हो। ऑल राइट, और रिवीजन तो हमें करना ही है, क्लास के बाद में थोड़ी सी और हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन। चलिए भाई लोगों, एक बार फिर से ऊपर वाले का नाम लेके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं स्टार्ट। आ जाओ, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। फिर उसके बाद में आपको आज ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ग्रुप 13 एलिमेंट्स की सबसे पहले हम लोग एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना ग्रुप 13 एलिमेंट कवर हो पाता है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है जी। चलिए आ जाइए, फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया इंट्रोडक्शन की, ठीक है दादा। अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे, जब मैं तुमसे कहता हूं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे पता लगता है तुम्हें, है भाई? अरे कोई तुम्हारे कान में आके तो बोलता नहीं है कि सर ये तो पी ब्लॉक का है, कोई नहीं कहता ना। कैसे पता लगता है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये पी का है, डी का या एफ का? आप बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सर, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कहां जाता है? एंटर्स इन पी सबशेल। हाँ ना बोलना है यार भाई, ये बोलना पड़ेगा तुझे, ये बात सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? पी सबशेल में जाता है सर, बिल्कुल अच्छी बात है, यस। अच्छा सर ठीक है, यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है आपका हीलियम वाला, है ना, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और बहुत बढ़िया। अब अगर मैं तुमसे कहूं पी सबशेल की, तो एक बात बताओ मुझे, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? जल्दी बताओ, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? आप बोलोगे सर ये भी कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, पी सबशेल का मतलब हो गया सर एल का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू, एल बोले तो क्या, अरे एल बोले तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, आना बोलना यार, है ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर सर 1 है। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एम एल की वैल्यू, एम की वैल्यू 3 होती है, -1 0 +1, तो सर पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। और अगर 3 ऑर्बिटल्स है मुन्ना, तो टोटल 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सर? 3 ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, होंगे कि नहीं आएंगे बताओ, बोलो ना। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहीं से हमें पता लगता है कि जो पी सबशेल है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 ग्रुप आ जाएंगे, 6 ग्रुप्स, है ना। कितने ग्रुप्स? 6 ग्रुप्स, है ना। कहां से कहां तक सर? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये जो एलिमेंट्स होते हैं सर, इनको हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। सारी दुनिया जानती है इसके बारे में, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? अगर आपसे आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, भाई लोगों जल्दी बताइए बे। ये सारा सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, कौन से चैप्टर में? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। इसीलिए तो कहा था मैं तुमसे, है ना, एक बार वापस माहौल सेट बनेगा, माहौल बनेगा, माहौल बहुत जरूरी है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा था कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना सर। सबसे लास्ट में वैलेंस शेल जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP 1 से 6, हाँ ना बोलना, यस। और सर एक्सेप्ट हीलियम, सर एक्सेप्ट हीलियम होता है, क्योंकि जो हीलियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, यस बोलो ना दादा, सही कह रहा हूं क्या मैं?
सही कह रहा हूं? यस सर, हीलियम का 1s2 होता है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो ns2np126 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, ये सारी चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 13 की, तो आप लोग बोल दोगे साहब ग्रुप 13 होता है ns2np1। यस। अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप 14 एलिमेंट्स, आप लोग बोलोगे सर ns2np2 हो जाएगा। वैसे ही ग्रुप 15 चलता जाएगा सर, चलता जाएगा ns2np3। ऐसे करते करते जो ग्रुप 18 आएगा वो हो जाएगा ns2np6। और हीलियम जो होता है सारी दुनिया जानती है 1s2 होता है। यस यस यस, बोलो जरा, नोट कर लो। और अगर नोट हो जाए तो मुझे आप लोग बता देना कि सर हमने लिख लिया है, डन लिख देना, उसके बाद हम लोग आगे चल लेंगे। यस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ना? अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर एक बात बताओ, फिर हीलियम जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका पी सबशेल में नहीं जा रहा, बट फिर भी इसको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कंसिडर किया गया है? वो बेटा इसलिए कंसिडर किया गया है बिकॉज इसका आउटर मोस्ट शेल जो वो कंप्लीटली फिल्ड है। और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। इसका जो बिहेवियर है वो अपनी जो नोबल गैसेज होती हैं उनके सिमिलर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भले ही पी ब्लॉक एलिमेंट का नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो नोबल गैसेस के सिमिलर हैं। दैट्स व्हाई हीलियम को हमने नोबल गैसेस वाले ग्रुप में रखा है, ग्रुप 18 में रखा है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज, आपके सामने एक छोटी सी टेबल है ना? वो टेबल दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का ऑल माहौल सेट कर देता हूं। आओ देखो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 13 एलिमेंट्स, एक बात बताओ ना, ग्रुप 13 एलिमेंट्स का आपने कहा सर इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? ns2np1 होता है, यही होता है। मैं तुमसे पूछूं कि दादा एक बात बता, ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? तुम बताइए जरा, इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ना? कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है? क्या लगता है तुम्हें? आप बोलोगे सर देखो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है सर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ns2np1। सर ये हो सकता है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले ले, हो सकता है ना? दादा बोलना, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले ले तो आप बोलोगे सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 शो कर सकता है। कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे हिसाब से, कर सकता है ना? और यही इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यही होती है। इसको बहुत सारे लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देते हैं कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होंगे इस ग्रुप के वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे ही, है ना? अबे +5 वाला कौन है? कौन है भाई +5 वाला? हाँ, +5 कहां से आ जाएगी मुन्ना? ये देख, अब देख सर, ऐसा भी हो सकता है। कैसा? एक दिन ऐसा आए जिस दिन ये जो ns है वो नट जाए, मना कर दे, बोले भाई है ना मेरे बस की नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो ns है वो मना कर दें कि मैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कर भी सकता है ना? अरे बोलो ना, कर भी सकता है ना? ns के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मान लो किसी रीजन की वजह से इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियस ने इनको बोला भैया कहीं नहीं जाना, तू मेरा है ना, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो ns वाला न्यूक्लियस के बहकावे में आ जाएगा, है ना? ns पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ns बोलेगा मैं ना किसी और के साथ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूक्लियस के साथ रहूंगा। तो np बोलेगा भाई मैं तो चला जाऊंगा, है ना? सिर्फ और सिर्फ अकेला एनपी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो बताओ देखें, इसकी एक और ऑक्सीडेशन हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। कौन सी सर? अगर सिर्फ और सिर्फ एनपी वाला एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कौन सी? +1। बोलो ना, यस यस यस, है ना? और यहां से तुम्हें एक चीज याद आई होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ईमानदारी से बता दो, यह चीज याद आई कि नहीं आई? बताया था तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। याद आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, ये चीज तुम्हें याद आई कि नहीं आई कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, यस, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, सर ns इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर ns इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सर सिर्फ np करेगा, और अगर सिर्फ np करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो जाएगी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। बताओ,
यस, बताया था ना ये चीज, बताया था ना, यस यस यस। और उसी को आप लोग बोलते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो साहब ये +3 और +1 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन उसमें से +3 वाली जो है सर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो +1 वाली है सर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। दोनों ही शो कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन अगर हम लोग देखें तो सर +3 और +1 दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब आ जाओ, तुम मान लो मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 14 की, है ना, फिर उसके बाद हम लोग जनरलाइज कर देंगे, अगली स्लाइड दिखा देंगे तुम्हें। अगर एक बात बताओ, अगर आपका ग्रुप 14 एलिमेंट आ गया, जल्दी से बता दो इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी बोलो। सर हम लोगों ने पढ़ा है NH2 NP2, यही होता है। अब एक बात बताओ, इसकी अगर तुमसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछे, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, जल्दी बताओ, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। यस यस यस, जल्दी बताओ। हाँ हाँ मुन्ना, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, क्या लगता है तुम्हें। सर ऐसा हो सकता है कि NS और NP दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसकी सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये इसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैक्सिमम एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो NS के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दें, बोले हम नहीं कर रहे। अगर NS इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ NP वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, है ना। तो सर ये वाली है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये वाली है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली हमारे जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं वो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उनमें से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, ये वाली है, +4 वाली है, कोई दिक्कत है ना। अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, उस वाली जो स्लाइड है उसमें सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने लिखी होगी। तो एक बात और बताओ, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक बात बताइए। ग्रुप 13 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 3 थे। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +3 थी, दादा बोलना। यहां पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, दादा जल्दी बता, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। बता, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या मैंने गलत लिखा है क्या। हाँ भाई, हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या मैंने कोई गुनाह किया है, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, एक बार चेक करना यार। देख वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस, और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4। जब मैं ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करूंगा, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5 हो जाएगी। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ क्लियर है। और हम लोग डिटेल में और पढ़ लेंगे, है ना। अभी मैं सिर्फ एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, यस मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग और पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। ग्रुप 13 14 15 16 अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो एक बार के लिए वापस आ जाएगा। डन, बोलो बोलो बोलो, यस यस यस। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, सुनो, कई बार ऐसा भी हो सकता है, हाँ जैसे जैसे कुछ लोग बोले सर मतलब ना कहीं से, अरे देखो तो सही भैया, हाँ देखो तो सही, अभी अभी आएगा, तुम चिंता मत करो। अभी बहुत सारे लोगों लग रहा है सर ये तो कुछ जगह पे नहीं होगा, कुछ जगह पे होगा। दादा मैंने जैसे आपसे कहा ना, हम लोग वो पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो, जैसे मान लो कि हाँ लेट से ऑक्सीजन है ना, लेट से ऑक्सीजन है साहब, वहां पर तो जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो +6 नहीं शो करता, वो नहीं शो करता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। उसका रीजन अलग है, उसका रीजन अलग है, लेकिन जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ये किसी इंडिविजुअल एलिमेंट की नहीं है, सुनो, ये किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए बात नहीं हो रही, ये ग्रुप के लिए बात हो रही है कि ग्रुप 13 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। ऑक्सीडेशन लिखना है ना भाई, ये क्या लिखा है, हाँ ये किसी
इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए फॉलो नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रुप 13 एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, तो वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। कुछ केसेस में नहीं भी होती, जैसे मान लो ऑक्सीजन आपने कहा, फ्लोरीन आपने कहा, फ्लोरीन +7 नहीं शो करता। अब नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेचारे की औकात नहीं है ना। लेकिन ये चीज हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कह दो कि सर ये ग्रुप के लिए लिखा जा सकता है, इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए नहीं, है ना। लेकिन अब ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज आप 100% सत्य अगर कहते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ चलो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट है उसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर आ जाएगा कि कौन मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है, उसकी तुम अभी टेंशन मत लो। डन। अब आ जाओ, देखो एक छोटी सी टेबल आपके सामने बनी हुई है। ये देखो एक छोटी सी टेबल आपके सामने बनी है। ये वही टेबल है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली हैं। जैसे अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का। इसमें हीलियम आता है तो हीलियम का अलग से लिखा हुआ है। यह आ गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डन। हाँ, फिर उसके बाद फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, भाई ये तो दुनिया जानती है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। यस, इसको बोरोन फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, है ना। ये इस तरह से इनका नाम दिया जाता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको मैं कह रहा था ना तुमसे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 7 होगी, 6, 7, 8। ये है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब इसके अलावा कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट अलग भी हो सकती है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने लिखा था ना, ग्रुप 13 की +3 के साथ +1 भी शो कर सकता है ना। प्लस ये जो अपना 14 वाला है वो +4 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें -4 शो कर दे, हो सकता है। जैसे ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है। अगर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आए तो +4, 5 हो सकती है। मान लो वैलेंस शेल में 5 थे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो तो -3 हो सकता है। और मान लो NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, NP वाले कर रहे हैं, तो +3 भी हो सकता है ना। तो ये अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने निकालना सीख लिया है ना। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो कोई भी मैं तुम्हें एलिमेंट दे दूं, लेट से मैंने तुमसे पूछा CCl4 है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तुम खट से बता दोगे सर +4 होने वाली है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इतना लफड़ा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पहले से ही निकालनी आती है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन जनरली मतलब इनमें से तो नहीं पूछेगा कि CCl4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। वहां पर तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक अच्छा क्वेश्चन वो बना सकता है ना। नोट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। ये वाली जो कॉलम है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है एज सच, क्योंकि ये सारी चीज तुम्हें पहले से पता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें पहले से पता है। तुम चाहो तो ये छोटा सा टेबल है, हालांकि ये एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। आपका जो एनसीईआरटी है ना, उसमें भी ये टेबल बनी हुई है ना, वहीं से ये वाली टेबल ली गई है, ठीक है ना। तो चाहो तो तुम लोग नोट कर लो, है ना, चाहो तो तुम लोग नोट कर लो। यस यस यस। और जिसकी ना मर्जी हो, जिसको लगता है कि यार ये चीज तो मुझे पता ही है पहले से, है ना, तो वो मैं कर सकता हूं, तो ठीक है, वो मत करो भले, कोई दिक्कत नहीं है। डन, है ना। जैसे ग्रुप 16 है, आपकी +6 होती है, जैसे SF6 होता है, सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है SF6 में। इसके अलावा +4 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है कंपाउंड के नेचर पे, सीधी सी बात ये, ठीक है ना। हाँ, कंपाउंड किस तरह का है हमें पहले से ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं उस पे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। डन। यस यस यस, हो गया। 17 में +3 कैसे आया, लो देखो। अरे तुमने इसका नाम सुना है, ClF3 सुना है ना। क्लोरीन आपका ग्रुप 17 एलिमेंट है। मैं तुमसे पूछूं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितनी होगी, +3 होगी। आ गया ना, देखो ग्रुप 17 एलिमेंट में +3 आ गया ना, है ना। ये अदर लिखिए भाई, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, इनके अलावा भी हो सकती है। Cl2O6 बनता है, क्लोरीन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, तो +6 भी हो सकती है। लेकिन ये एक जनरल आइडिया दिया गया आपको कि इनके अलावा ये भी हो सकती है। डन, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आया है हमारा, देखो ये वाली चीज इसने लिखी है कि जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है ना। ये किसी ग्रुप के लिए लिखा है ना। ये अगर हम लोग बात करें ना किसके लिए, ग्रुप के लिए, ये वाला टॉपिक, ये वाली चीज तो हम लोग लिख ही चुके हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप 13 की मैक्सिमम +3, 14 की +4, 15 की +5, है ना, अगर वो नॉर्मल कंपाउंड बना रहा है तब। ऑलराइट,
नोट किया यहां तक? हाँ हाँ हाँ। चलो जी आगे चलते हैं, चलो जी आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक है दादा, स्टेबिलिटी ऑफ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहीं पर आता है तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? यहीं पर आता है तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ना, इस चैप्टर में काफी काम में आएगा, इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ा है, यस, हल्का सा मैं आइडिया देने जा रहा हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आप लोगों को उधर भी बताया है, केमिकल बॉन्डिंग में भी, है ना? तो वहां से भी आप लोग जरूर पढ़े। यहां पर हम लोग हल्का सा आइडिया ले लेते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इस चैप्टर में बहुत काम की चीज है, बहुत बार आएगा ये, ठीक है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया, जैसे तुम्हारा रेडियस का ऑर्डर आ गया, जैसे तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया, है ना? ये ऐसे ऑर्डर्स हैं जो हर जगह काम में आती है, ठीक है? आ जाओ, अब मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जिन लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं आता, या फिर जिनका हल्का हल्का सा बुझ गई है बत्ती ना, है ना? बत्ती जब शुरुआत होती है ना, ऐसे देखा तुमने दिवाली पे, तुमने दिया जलाया ही होगा, है ना? जब दिया जलाते हैं और जब उसको जलाते हैं तो सबसे एकदम गजब वो शो करता है ना? लाइट उसकी जबरदस्त होती है, एकदम बढ़िया ढंग से उसकी बत्ती जलती है। धीरे धीरे जब उसमें तेल कम होने लगता है, फ्यूल कम होने लगता है, तो बत्ती जो बेचारी वो भी धीरे धीरे मरने लगती है ना? ऐसा देखा है तुमने? तो वही हालत बच्चों के साथ भी होती है ना? तुम में से भी वही हालत होती है। जब तुम स्टार्ट करते हो तब तो तुम एकदम भयंकर जोश में रहते हो, वो फ्यूल तुम्हारा बहुत जबरदस्त होता है, और जैसे जैसे वो फ्यूल कम होने लगता है टाइम के साथ, वो तुम्हारी बत्ती भी गुल होने लगती है ना? तो टाइम टाइम पे अपने आप को रिचार्ज कर लिया करो भाई, वो बहुत जरूरी है ना? नहीं तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है ये तो। यस, हाँ। तो चलो, मैं तुम्हारी जो बत्ती बुझ गई है या फिर बुझने ही वाली है उसको वापस जला देते हैं, थोड़ा सा फ्यूल डाल देते हैं। आओ देखो जी, हाँ, आओ 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 देखो, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है ना? ग्रुप 13 एलिमेंट्स में एक चीज देखो, सबसे पहले आता है बोरोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो, 2s2 2p1 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, है ना? 2s2 2p1 वैलेंशियल लिख रहा हूं सिर्फ। फिर उसके बाद आता है कौन? बैंगन के बाद आलू आता है। क्या होता है उसका बताओ? 3s2 3p1। गैलियम आता है 4s2 4p1, है ना? इंडियम आता है 5s2 5p1, और सबसे लास्ट में आता है थैलियम 6s2 6p1। एक बार देखो, हाँ, इधर इधर इधर, रिचार्ज कैसे करें भाई? देखो रिचार्ज कैसे किया जाता है, रिवाइज करके। ये नट पे इफेक्ट भूल गए हो, रिचार्ज कैसे होगा? रिवाइज करके वापस पढ़ के होगा, या फिर थोड़ा शांति से बैठो कभी, है ना? होता है ना, इंसान को खुद को भी टाइम देना चाहिए। थोड़ा सा आधे घंटे एकांत में बैठो, खुद से बात करो कि भाई मैं कहां पर वीक हूं, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, और उनकी किस स्ट्रेटजी से मुझे सॉल्व करना है, उसको कवर करना है। स्ट्रेटजी बनाओ। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास इतना सब कुछ होता है पढ़ने को कि हम लोग सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। ये हम लोग चेक ही नहीं करते कि कहां पर मैं मुझे प्रॉब्लम है ना? हम वो चीज हमें कभी पता ही नहीं लगती। जब हम लोग टेस्ट देते हैं तब हमें पता लगती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट से भागते हैं, है ना? जो टेस्ट से भागते भी हैं, बोले टेस्ट नहीं देना साहब, पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपको पता लगता है कि मैं कहां पर वीक हूं, कौन से टॉपिक्स को मुझे किस तरह से कवर करना है ना? हाँ, श्रद्धा के नंबर पे रिचार्ज करना है भाई, मेरे नंबर पे कर दियो, मैं बता दूंगा तुझे, ठीक है ना? एकांत में अलग अलग से बताऊंगा, या नहीं बताऊंगा? हाँ, क्यों अपना पैसा खराब कर रहा है श्रद्धा के चक्कर में? इधर आओ, देखो दादा, इधर देखो, यहां पर देखो, 4s से पहले, सुनो सुनो सुनो, 4s से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होता है सर? 3D में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सर, होते हैं कि नहीं होते? ईमानदारी से बताओ। और यहां पर 5s से पहले 4D में फिल होते हैं सर, यहां पर 4D में पहले फिल होंगे। 6s से पहले 5D में पहले फिल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना। 6p से पहले 6p से पहले 4f में फिल होंगे। एक बात तुम मुझे बताओ, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, क्या तुम्हें यह चीज याद है भाई? अरे तुम्हें ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर याद है क्या? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट अगर मैं तुमसे पूछूं एसपीडीएफ में से किसका शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है, आप लोग बोलोगे सर हम लोगों ने ये पढ़ी है, एस इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम, पीडीएफ का मिनिमम, और डी और एफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता?
यस यस यस, इनका शील्डिंग इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल होता है। बोलो, अगर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं सर, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनर शेल में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर डी भी आएगा, एफ भी आएंगे, दोनों आएंगे, है ना, 5d 4f आएंगे। सर जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनर शेल के डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। सर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सर, वो बहुत पुअर होता है। क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, इस वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया है उससे कहीं ज्यादा होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना 6s और 6p, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप लोग सोच रहे हो ना उससे ज्यादा होगा। आप लोगों ने सोचा कि अट्रैक्शन तो कम ही होना चाहिए यार, ये तो बहुत नीचे जा रहा है, साइज इसकी बहुत बढ़ गई है, बहुत बड़ी साइज हो गई है, इस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? बिकॉज ये जो अंदर वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। इसी वजह से इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना। और अब एक चीज मुझे बताओ, 6s और 6p में से किस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा? 6s पे होगा या फिर 6p पे होगा? ये बताओ तुम तो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर 6s और 6p में मैं तुमसे पूछूं किस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, 6s पे या फिर 6p पे? फटाफट बोलो बे भाई लोगों, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ हाँ, फटाफट बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी बताओ किस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, 6s पे या फिर 6p पे? हाँ 6s पे ज्यादा है, बिल्कुल है सर, बिकॉज जो एस सबशेल होता है सर वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है। तो होगा क्या, अगर 6s पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो 6s बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा। वो बोलेगा मैं अपने न्यूक्लियस के साथ खुश हूं, मुझे कोई दूसरा न्यूक्लियस नहीं चाहिए, है ना। होता है ना जीवन में, ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा कई बार। तो ये जो 6s है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ns इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये जो थैली में ना बेचारा, ये बोलेगा भाई मेरी सिर्फ और सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल है। मानते हो भाई, ये +3 शो ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका 6s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। और अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है? बिकॉज अंदर वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है। बात समझ में आ गई? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा किसी भी ग्रुप में, डाउन द ग्रुप जाने पर सर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, डाउन द ग्रुप जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या दादा बोलना पड़ेगा, हाँ जी, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं? डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है, बिकॉज जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो उनके ns इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो क्या इस चीज में किसी को दिक्कत है? अगर बात समझ में आ गई तो एक बार फटाफट से थम्स अप करते हैं, है ना। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, डाउन द ग्रुप, दादा डाउन द ग्रुप, ये मैंने पूरा तुम्हें इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा दिया है ना। थैंक यू, बाद में बोल देना तुम लोग। हाँ, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ, फटाफट बोलो क्या होगा सर? स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। यस, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, कह सकता हूं। एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत है? और इसका जो रीजन है वो है, रीजन क्या लिखोगे? रीजन वही है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और अगर शॉर्ट में बताना हो किसी को तो आप लोग बोल दोगे सर इनर्ट पेयर इफेक्ट।
ठीक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर ये जो 6s इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इनर्ट हो चुका है, इनर्ट हो चुका है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, इसी वजह से इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। डन, क्लियर है, समझ में आ गई, नोट कर लिया हो, डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी, यस, नोट कर लिया हो, डन लिख देना, आगे चलेंगे। फटाफट से ये काम कर दो भाई, फटाफट। यस यस यस। तो अब ये कहानी मैं आपको समझा चुका हूं, यही सेम चीज हर जगह पर काम में आएगी, ग्रुप 13 में भी काम में आएगी, 14 में भी काम में आएगी, 15 में भी काम में आएगी। जब जब तुम्हें बोलेगी बताओ इस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो तुम देख लेना, हायर है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जाने पर, और लोअर है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप जाने पर। दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। बस इतनी सी कहानी है और कोई लफड़ा नहीं है। नोट कर लिया क्या? यस यस यस, नोट कर लिया क्या? कोई लिख रहा बात सिमन रिएक्शन। अबे दोरे पढ़ रहे हैं क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी को है? मैं साला इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा रहा हूं, कोई कह रहा बात सिमन इफेक्ट, बात सिमन रिएक्ट है। वो दोरे तो नहीं पढ़ रहे तुम्हें ऑर्गेनिक के? कभी कभी होता है ना ऐसे, इंसान को पढ़ने लगते हैं भाई। देखिए रहा, एक चीज और मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये पी ब्लॉक एक ऐसा अकेला ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। इसके अलावा कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हो, किसी भी ब्लॉक में नहीं है ना, ये चीज हम लोग जानते ही। और द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मुझे बताने की जरूरत है क्या? तुम एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यस, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुन्ना एक बात बता, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लोग बोलोगे सर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा? जल्दी से बताओ सर। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होने लगता है, ठीक है ना, इसी वजह से। डन। तो ये लिखा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार हल्का सा ना, मैंने आपसे कहा ना, एक बार तुम वापस रंग में रंगोगे है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसीलिए ये सारी चीजें तुम्हें बताई, वरना उसको छोड़ भी सकते हो। डन। तो इसको नोट कर लो, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। यस, डन लिख देना, लिख दिया तो आगे चलते हैं। यस यस, भूपेंद्र जोगी भूपेंद्र जोगी लिख ले, नाम लिख दे। हाँ ठीक है ठीक है, ये लिख ले दादा, नोट हो गया। तो हम लोग आगे चलते हैं। यस, चले 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 चले, यस, बहुत बढ़िया। अब देखो एक छोटी सी चीज और आएगी, एक छोटी सी चीज और आएगी। इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, देखो, लिखता है कि जो ऐसे कंपाउंड्स जो बनते हैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनके बीच जो कंपाउंड बनेंगे वो जनरली आयोनिक होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं NaCl, NaCl एक कंपाउंड है। NaCl किस किस से मिलके बना है? Na और Cl से। Na जो होता है सोडियम, जो है भैया सर, सोडियम तो मेटल है, यस, सोडियम तो मेटल है, और सर क्लोरीन नॉन मेटल है। बताओ ना, अगर ये मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जनरली ज्यादा होती है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है, डेल्टा En काफी ज्यादा होगा। बोलो ना भाई, मेटल्स लेफ्ट टू राइट, सुनो ना, जब हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है ना। इधर लेफ्ट साइड में कौन आता है? सर इधर मेटल आते हैं। राइट साइड में कौन आता है? सर इधर नॉन मेटल आते हैं। बोलो ना, आते हैं कि नहीं आते? तो मेटल और नॉन मेटल में नॉन मेटल की ज्यादा होगी, मेटल की कम होगी। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस काफी अच्छा है, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस काफी ज्यादा होता है तब जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? आयोनिक होते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या तुम्हें? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? तुम्हें फॉर्मूला याद है? ये वाला लिखवाया था तुम्हें, 16 इंटू डेल्टा En प्लस 3.5 इंटू डेल्टा En का स्क्वायर। याद है क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला? दादा ये फॉर्मूला तुम्हें याद है कि नहीं है?
अरे बोलो ना। अगर डेल्टा ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा कब होता है? जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल हो, एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल हो, तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा। जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। यस, याद आ गई तुम्हें? ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। डन? याद है? याद है? सुना सुना लग रहा है ना? या सुना 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 लग रहा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस काफी कम है। यस, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस काफी कम है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। भाई बोलना पड़ेगा। यस, यही चीज अगली स्लाइड पे लिखी है। लिखा है कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स आर लार्जली कोवेलेंट इन नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो दोनों ही नॉन मेटल है, भाई दोनों ही नॉन मेटल है, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस कम होगा तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम होगा और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान चीज है। डन? हाँ, वो तुम्हें डेटा भी लिखवाया था 2.1 से ज्यादा कम वाला, वो बात अलग है, उसको छोड़ो तुम। लेकिन ये मोटा मोटा जो चीज लिखा है मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है। दादा अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। फटाफट बताओ, नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, शायद अपनी क्लास अभी 1.5 घंटे हो गई है ना? एक बार बताना, 1.5 घंटे होती है कि 2 घंटे होती है? भाई लोगों, क्लास कितनी घंटे होती है? साला अपनी तो पहली क्लास और है, एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, है ना? लास्ट क्लास सचिन सर लेते होंगे तुम्हारी, है? ऐसा ही है क्या? सचिन सर लेते होंगे तुम्हारी लास्ट क्लास, है? हाँ, क्योंकि फिर उसको कितनी भी एक्सटेंड करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है क्या? हम्म। डेढ़ घंटे की? अरे अगली क्लास तो बता रही है ना उसमें, अगली क्लास तो 9:45 बता रहे हैं। अब 9:45 है तो फिर 2 घंटे कैसे होती है? 9 तो नहीं, तुम्हारे दूसरी क्लास देखो ना, सेकंड क्लास का टाइमिंग क्या है तुम्हारा? अरे भाई ये भी कंफ्यूजन है। जो सेकंड क्लास है उसकी टाइमिंग क्या दिखा रही है तुम्हें? इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसकी टाइमिंग बताओ ना कितनी है? हाँ, ये देखो 10:45 पे तो अगली क्लास स्टार्ट है भाई, है ना? 10:45 है ना, तो मतलब अपनी क्लास। अच्छा, तो आप बोल रहे हो 8:30 से ले लूं मैं? ओके, 8:30 से स्टार्ट होती है। ओह, हाँ ये कर सकते हैं भाई कभी कभी अपनी क्लास। ये हुई ना बात। ये तो मतलब आइडिया तुम मुझे दे देते हो एक्स्ट्रा क्लास का, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। मतलब कितने भोले वाले बच्चे हैं बताओ यार, हैं? ज्यादा भोले मत बनो बे, इस दुनिया में नहीं काम चलता ज्यादा भोले वाले लोगों से। हाँ, बहुत मुश्किल होती है उनको। चलो, चंट बनो, चंट। सुना है ना तुमने चंट क्या होता है? चलें, आगे चलें, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चलो ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार मुझे तो बोला था कि 9 बजे से है क्लास, तो साला 9 बजे से थी, तो मैंने कहा यार पहली क्लास ये 9 बजे, तो 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 8:30 से क्यों करते हैं? कभी 8:30 लेनी होगी तो मैं ले लूंगा। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। मुझे बताने की जरूरत है क्या ये कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं या तो वो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सी होता है, यस, वो न्यूट्रल होता है। CO2 एसिडिक होता है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जनरली एसिडिक या फिर न्यूट्रल होंगे, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे भाई भर भर के बेसिक होते हैं, है ना? भर भर के बेसिक होते हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर मुझे बताओ, आप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा है हम लोगों ने? डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज करता है, पढ़ा है ना हम लोगों ने? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, है ना? तो डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज करता है, मेरे हिसाब से इसी किसी को दिक्कत नहीं है। डन? बहुत ही आसान सी चीज है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है। अब देखो एक चीज और बताई थी कि जो हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, भाई लोगों एक बात बताओ, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अलग नखरे होते हैं। रीजन क्या था उसका, ये बताओ?
हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ। मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक में पढ़ाया था कि लिथियम होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती है। बेरिलियम होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती है ना। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अलग नखरे होते हैं, और उन नखरों का रीजन क्या है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। उसका रीजन क्या है, क्या क्या रीजन है उसका, फटाफट बोलो। यस, स्मॉल साइज और स्मॉल साइज और स्मॉल साइज होती है, और बताओ, और बताओ, साइज के अलावा भी और भी बताओ ना यार दूसरा। यस, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहीं पर आ जाओ, अगली स्लाइड है अपनी, अनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सर जो पहला एलिमेंट होगा ना उसके अलग नखरे होंगे सर। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनसे अलग होती है। अलग क्यों होती है? बिकॉज उसकी जो साइज होती है वो काफी छोटी होती है, और उसके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है। बेचारे के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है ना। अब क्योंकि साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो सारी कहानी इसी के साथ आ जाती है। लेकिन हमें ये दो चीज है मेजर तो ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका बिहेवियर अनोमलस होगा। अनोमलस जानते हो ना, अलग होगा, डिफरेंट होगा, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होगा, है ना। और उसका रीजन क्या होगा? छोटी साइज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यस, हाँ। और इसी वजह से हम लोगों ने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट में वो जो डायगोनली अलाइंड एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, जिसको आप लोग आगे चल के डायगोनल रिलेशनशिप कह देते थे। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। बताइए। यस यस सर, ये तो रिवीजन चल रहा है ऐसा लग रहा है ना। हाँ, ऐसा ही लगेगा भैया, ऐसा ही लगेगा। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट किया है। इसी वजह से मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट किया है। एक बात बताओ, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं भाई, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, जैसे मान लो ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरोन है। ग्रुप 14 एलिमेंट, उसका पहला एलिमेंट कौन है? कार्बन है। 15 का पहला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। 16 का फल एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं, कौन से पीरियड के हैं बताओ? क्या ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं क्या? दादा बोलना, क्या ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं? और अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बताओ? इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? बताया था तुम लोगों को सर, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। यस, क्यों सर? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। जो बाकी के एलिमेंट हैं सर, जो बाकी के एलिमेंट हैं, जैसे थर्ड ग्रुप आ गया, थर्ड पीरियड आ गया, फोर्थ पीरियड आ गया, फिफ्थ पीरियड आ गया, सर उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, उनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। बताया था ना ये चीज। यस, तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी, और जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। अगली वाली स्लाइड में देखो यही चीज लिखी है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं 4 से भी ज्यादा। सब कुछ बता रखा है, जैसे ऐसा लिखा है देखो, BF4 माइनस बोरोन है। यहां पर कितनी कोवेलेंसी है बताओ? सर ये 4 कोवेलेंसी शो कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। और ये रहा AlF6 माइनस, AlF6 3 माइनस, एल्यूमिनियम है वो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 6 है। बताओ ना। अरे फ्लोरीन कहीं नहीं गया भाई, मैंने इतना ही लिखा है, तुम समझ जाया करो बात को। इसी में समझ में आ गया, फ्लोरीन भी है ना, फ्लोरीन समझ जाओ यार, इतने में समझ जाओ। स्वास्तिक दादा, इतने में समझ आना चाहिए था। यस, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो अपनी कोवेलेंसी को 6 से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसका रीजन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। इसका रीजन क्या है? ये हम सब लोग जानते हैं कि इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता भैया, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। और जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना। सारी दुनिया जानती है। चलो जी, बहुत बढ़िया। और एक चीज देखो, हाँ ये हुई ना बात। लो देखो, बात को समझ गए? क्या बात है। देखो, जैसे हम लोग, आप लोग एल्कीन पढ़ के आए हो, एल्काइन पढ़ के आए हो, सुनो, जैसे आप लोग इथीन लिखते हो ना, इथीन, इथीन लिखते हो ना ऐसा, तो सर ये जो कार्बन है,
ये जो कार्बन है सर, ये देखो ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, ये पाई बॉन्ड बनाने में इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ होगा? ऑब्वियस ही बात है 2p ऑर्बिटल यूज हुआ होगा। इस पाई बॉन्ड में भी इस कार्बन का 2p ऑर्बिटल यूज हुआ होगा। तो सर ये जो पाई बॉन्ड है, क्या मैं इसको पी पाई बॉन्ड कह सकता हूं क्या? पाई बॉन्ड का नोमेनक्लेचर मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था भाई, पढ़ाया था ना। पाई बॉन्ड का नोमेनक्लेचर मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं। तो सर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई बॉन्ड होगा। होगा, मानते हो इस बात को? तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो कौन सी बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है? पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। से कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जैसे मान लो N2 बनता है, नाइट्रोजन N2 बन गया। यहां पर भी सर ये वाला जो पाई बॉन्ड है सर, ये भी पी पाई बॉन्ड है। यस, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है बेचारा, उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और अगर डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो डी पाई पी पाई नहीं बना सकता, है ना। अच्छा, तो ये पी पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? या तो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ बनाएगा, या फिर कोई दूसरा पी ब्लॉक का एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके साथ भी बना सकता है। देखो ना, कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड बना है, कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड बनाने में। ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो मेरा भी 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने में। तो जो ये वाला पाई है ये भी पी पाई बॉन्ड ही होगा। तो 100 बातों की एक बात कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। सर क्या बाकी के जो एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड वाला, फोर्थ पीरियड वाला, सर क्या वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं, वो भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन वो जो पाई बॉन्ड बनाएंगे वो वीक होगा। याद करो मैंने तुम्हें बताया था, मान लो एक पाई बॉन्ड बना है 2p से, एक पाई बॉन्ड बना है 3p से, एक पाई बॉन्ड बना है 4p से। बताइए कौन सा पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ बताओ, कौन सा पाई बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? सारी चीज तुम्हें बता रखी है मैंने। हाँ, अब ये मत बोलियो सर पढ़ाया नहीं था। यस यस यस, ये पढ़ा रखा है तुम्हें, है ना, है ना, है ना, है ना। सर आप लोगों को बताया था ना वो N1 प्लस N2 देखना है सबसे पहले। सर इसका N1 प्लस N2 कितना है? 4, इसका है 6, इसका है 8। N1 प्लस N2 की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑर्बिटल की साइज बड़ी होगी। बड़ी साइज का जो ऑर्बिटल होता है ना, वीक बॉन्ड बनाता है। तो मान लो बड़ी लकड़ी है ना, उसको तोड़ने में आसानी रहती है। इतनी चिन्नों से लकड़ी लाओगे ना, तोड़ने में मुश्किल आएगी। तो जितनी बड़ी साइज का ऑर्बिटल उतना ही वीक बॉन्ड बनाएगा, है ना। इस वजह से देखो पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है बेचारा, वैसे ही वीक होता है, और बड़ी साइज का ऑर्बिटल और लाके दे दिया तो और वीक हो जाएगा। यही चीज आपने यहां लिखी है कि ये वाली जो दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग, कौन सी? दिस टाइप का मतलब पी पाई की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? पी पाई की बात कर रहा है। ये जो पी पाई बॉन्डिंग होती है वो नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जो बड़ी साइज के एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि फिर साइज बड़ा हो जाता है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। समझ गए क्या बात को मेरी, है ना। तो ये वाला ऑर्डर हम लोग लिखते थे। डन, याद आ गई बात? वेरी गुड। अब बाकी जो एलिमेंट हैं वो बेचारे कौन से बॉन्ड बना सकते हैं? डी पाई पी पाई या फिर डी पाई बना सकते हैं, है ना। अब बाकी जो एलिमेंट्स है ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स, मतलब थर्ड पीरियड और उससे नीचे वाले, सर उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना। और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो वो डी पाई पी पाई बना सकते हैं या फिर डी पाई का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेचारा सेकंड जो पीरियड का एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पी पाई बॉन्ड ही बनाएगा। बात को समझ गए हो आप लोग मेरे हिसाब से? डन, इतना लिख लिया है तो नोट कर लेना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, इतना नोट कर लेना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट से बताओ कि सर हो गया इतना, जल्दी जल्दी। हाँ जी, नोट हो जाए तो डन लिख देना, मैं साइड में हो गया हूं आराम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डन डन हो गया। अरे क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब आप लोग हेडिंग लिख लेना ग्रुप 13 एलिमेंट्स।
यहां से हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये तो हेडिंग होगी, अभी तक जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा था, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, 13 14 15 सबके लिए, है ना। ठीक है दादा, अब हम लोग इंडिविजुअली बात करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है ये एक्सेप्शन का भंडार है। क्या है? एक्सेप्शंस का भंडार है। और हम लोग एक्सेप्शंस, इस चैप्टर के जो एक्सेप्शंस हैं वो पढ़ चुके हैं। देखो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ईमानदारी से बता दो। सारी दुनिया जानती है सर, बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। ये वाले एलिमेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखते हैं। ठीक, इनमें से सर हम लोग जानते हैं बोरोन जो होता है सर वो नॉन मेटल होता है सर, नॉन मेटल होता है कैसा, और बाकी जो है सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो इस वाले में सारे के सारे बोरोन को छोड़ के सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। यस। अच्छा, एक छोटी सी चीज है जो मैं चाहता हूं तुम लोग ध्यान रखो, है ना। तुम लोग ध्यान रखो कि जो बोरोन होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। बोरोन जो होता है ना कैसा होता है? एक्सट्रीमली हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है? उसकी होती थी ना डायमंड की, याद है तुम्हें दादा? डायमंड की याद है? कार्बन था, 4 बॉन्ड बनाता था, फिर हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता था। ऐसे करते करते एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती थी कोवेलेंट बॉन्ड्स की। उसको नेटवर्क सॉलिड्स कहते थे हम लोग। और उसी वजह से जो आपका कार्बन, जो डायमंड होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता था। और सेम यही चीज किसके साथ होती है? बोरोन के साथ होती है। तो जो बोरोन होता है वो बोरोन भी नेटवर्क सॉलिड बनाता है। और इस नेटवर्क सॉलिड में रिपीटिशन होता है किसका? B12 यूनिट्स का। अगर तुमसे एटॉमिसिटी पूछे ना तो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी बोरोन की, है ना। हाँ, वहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती थी, याद है? डायमंड टेट्राहेड्रल, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था, याद आया तुम्हें? तो जो बोरोन होता है इसका भी जो नेट सॉलिड होता है ये बहुत हार्ड सॉलिड होता है। हार्ड सॉलिड होने का मतलब है इसमें बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की, नेटवर्क बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड का, इसी वजह से इसको नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं। और इसमें रिपीटिशन होता है किसका? B12 यूनिट्स का, है ना। B12 एक यूनिट होती है अकेला, ठीक है ना। और ऐसी बहुत सारी B12 यूनिट्स आपस में, B12 यूनिट्स क्या होती है आपस में रिपीट होने लगती है और उससे आपका बन जाता है बोरोन। ये जो B12 है उसमें इसका जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कार्बन जो वो टेट्राहेड्रल होता है, डायमंड जो होता है ना, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। यहां पर एक छोटी सी चीज होती है, इसको बोला जाता है आइकोसाहेड्रॉन, या फिर कई जगह ऐसा लिखता है आइकोसाहेड्रल। यह हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह पर लिखा होता है, मैंने कहा आपको भी बता दिया जाए। बोरोन जो होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? आइकोसाहेड्रॉन। ये ज्योमेट्री इस तरह की होती है कि इसमें 12 कॉर्नर होते हैं और 20 फेस होते हैं। अगर याद करो, अगर मैं तुमसे पूछूं क्यूब होता है ना, क्यूबिकल ज्योमेट्री, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हो ना क्यूबिकल ज्योमेट्री। क्यूब में हम लोग लिखते थे कि 8 कॉर्नर होते हैं, है ना। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आप ऐसे ही मानो क्यूब जैसी ही एक ज्योमेट्री है जिसका नाम है आइकोसाहेड्रॉन, उसमें 20 फेस होते हैं और 12 कॉर्नर होते हैं। सिर्फ इतना सा ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा ज्योमेट्री कैसी होती है, किस तरह की बनती है, क्यूब हमें बनाना आता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इतना अगर तुम्हें पता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हालांकि कभी यह पूछा गया नहीं है ना, और नहीं पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चाहो तो इतना सा आप लिख लो, नोट कर लो, अपने पास कॉपी में रहे, ऐसे पढ़ते पढ़ते सामने से निकलेगा तो ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन। हाँ, सॉलिड स्टेट तो कट गया, अब एक कट गया लेकिन पढ़ तो लिया होगा। अभी हुआ नहीं है क्या सॉलिड स्टेट? है सॉलिड स्टेट हुआ नहीं है क्या अभी? अबे तुम लोग काइनेटिक्स पे पहुंच गए तो सॉलिड स्टेट तो हो ही गया होगा। हाँ, काइनेटिक्स पे पहुंच गए सॉलिड स्टेट तो हो ही गया होगा। अब तक गोली दे रहे हो वे, हैं? हाँ ठीक है, नोट कर लिया था। डन, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग अकरेंस की बात करते हैं कि कौन किस फॉर्म में मिलता है। अकरेंस की बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है अकरेंस। ये जो अकरेंस वाली चीज है हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अच्छा नहीं पढ़ा है तो फिर मजा आ गया तुम्हें तो। अबे लेकिन ये तो तुम्हें पता है ना, नहीं भी पढ़ा इतना तो तुम्हें पता है ना, क्यूब में 6-8 कॉर्नर होते हैं ना, 6 फेस होते हैं। ए दादा हाँ ना बोलना, इतना तो तुझे पता है ना यार, क्यों गोली दे रहा है मुझे? तो इतना तो बताइए, मतलब हाँ बताओ। हाँ देखो, ये अकरेंस मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं चाहता हूं तुम याद रखो। जैसे जो बोरोन है ना, वो बहुत ही रेयर एलिमेंट होता है। बोरोन जो होता है वो जनरली
मिलता आपको ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसको आप लोग H3BO3 लिखते हो इस फॉर्म में, बोरेक्स Na2B4O7.10H2 इस फॉर्म में, या फिर कार्नाइट Na2B4O7.4H2 में। कई बार क्या करता है वो फॉर्मूला लिख देता है बोरेक्स। अब जनता को नहीं पता होता कि बोरेक्स क्या होता है। तो ये जो अक्रेंस वाली चीज है मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ताकि तुम्हें ये याद रहे कि कार्नाइट का फॉर्मूला क्या है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि बोरोन कितना परसेंट मिलता है ना, कि ये एल्यूमिनियम कितना परसेंट मिलता है, इट डजेंट मैटर, कोई नहीं पूछता आपसे। लेकिन ये फॉर्मूले वो कई बार पूछ लेता है, इसी वजह से ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं। डन। अच्छा, अब देखो एल्यूमिनियम कहता है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल है। अब ये वाली चीज मतलब थोड़ी सी वो आ गई ना, इंफॉर्मेशन सी आ गई ना कि सर सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन है, एल्यूमिनियम, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। अब ये वाला डेटा याद नहीं रखना कि 8.3% बाई मास होता है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखो, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि भैया एल्यूमिनियम जो होता है सर वो मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, बस इतनी सी चीज। डन। और देखो एल्यूमिनियम जो होता है उसके कुछ ओर्स होते हैं, बॉक्साइड, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, Al2O3.2H2। क्रायोलाइट Na3AlF6, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये फॉर्मूले याद हो सके, ठीक है ना। आप चाहो तो ये सारी कहानी ना लिखो भले ही, आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले लिख लो, बोरिक एसिड ये, बोरेक्स ये, कार्नाइट ये, फिर उसके बाद बॉक्साइड ये, फिर उसके बाद क्रायोलाइट ये। आप चाहो तो सिर्फ इतना फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो। डन हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा क्या? लिख लो लिख लो, नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? वाह, अभी अभी उतरे हो क्या? पैराशूट उम्मीदवार हो क्या आप? अबंडेंट का मतलब होता है बेटा कितना मिलता है नेचर में। अब उसको एग्जैक्ट हिंदी अबंडेंट के लिए क्या होती है वो नहीं पता, लेकिन जैसे अगर कोई ये कहे ना कि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा मिलेगा नेचर में। कोई ये कहता है कि बहुत ही रेयर अबंडेंट है नेचर, इसका मतलब वो बहुत ही कम मिलता है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें। अब एग्जैक्ट क्या है अबंडेंट मतलब वो तो देखना पड़ेगा, तुम बस भावनाओं को समझो, है ना, फीलिंग समझो यार, टाइम में क्या रखा है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड में क्या रखा है। डन हो गया? हाँ हाँ हाँ, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं भैया? अरे सर हम ना आपकी पढ़ रहे हैं ना मेरी पढ़ रहे हैं भैया, हम लोग ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। एटॉमिक प्रॉपर्टी, हेडिंग लिख लेना बेटा। बोरेक्स का स्ट्रक्चर, बोरेक्स देखो होता क्या था, अभी जो सिलेबस से हटा है ना, ये H3BO3 कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, ये पहले सारी सिलेबस में थी। बोरेक्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, बोरेक्स कैसे बनता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारा सब कुछ सिलेबस में था, लेकिन अभी ये सिलेबस से हट गया है ना। तो अभी इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बोरेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे बनती है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं आपको क्लासेस दूंगा, उसमें ये सारी स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है ना। डन, आ जाओ। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में दादा सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला टॉपिक बहुत आराम से कवर हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है। यस, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी से बता दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, है ना। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी शो कर सकता है ये, है ना। ग्रुप 13 एलिमेंट जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 और +1। यस, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बताइए। हाँ, और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियस इंपॉर्टेंट है दादा। हाँ 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 हाँ, इंपॉर्टेंट है। बताओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, रेडियस में एक जगह एक्सेप्शन आता था। कितने लोगों को पता है वो एक्सेप्शन क्या था? फास्ट, अभी पता लग जाएगा कितने लोगों ने रिवाइज किया अच्छे से। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कितने लोग रिवाइज करके आए अभी पता लगेगा। यहां पर एक एक्सेप्शन आता था रेडियस में, कहां आता था वो एक्सेप्शन? जल्दी बताओ बे।
हाँ फास्ट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ सर देखो, होता क्या है, एक्सपेक्टेड क्या था हमारे लिए, है ना, एक्सपेक्टेड तो ये था कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ता है ना सर, सर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा, तो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला ऑर्डर गलत होता है ना। जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, बोरोन, बोरोन के बाद गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम, फिर आता है थैलियम। और मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये जो एक्सेप्शन आया है कि एल्यूमिनियम का जो साइज है वो गैलियम से बड़ा हो गया है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो गया है, उसका रीजन क्या है? कौन बताएगा इसका रीजन? जल्दी बताइए, इसका रीजन क्या है? हाँ, एक्सेप्शन तो तुम्हें याद है, इसका रीजन भी बता दो। हाँ जी, कौन बताएगा इसका रीजन? जल्दी बे, जल्दी बताओ। यस, क्या बात है भाई, इसका रीजन हुआ करता था पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका रीजन हुआ करता था। बस ये चीज तुम्हें याद ही है, यही वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। देखो, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 होता है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1 होता है, गैलियम का 4s2 4p1 होता है। लेकिन 4s और 4p में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले, 4p में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले सर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और सर ये जो 3d वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है ना सर, इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। इनकी टेंडेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की बहुत कम है। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सर आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा है, और अगर उन पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो सर वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। न्यूक्लियस के नजदीक है तो साइज छोटी हो जाएगी। गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से थोड़ी सी छोटी होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, काफी बार जेईई मेंस में और एडवांस में भी पूछा जा चुका है। बताइए, समझ में आया क्या? क्लियर? तो ये आप लोगों को पहले से पता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किस पे? आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन भी था, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। ये चीज हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। बताइए फटाफट से, क्या ऑर्डर होना चाहिए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सर इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ना सर, इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है सर, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, और सर साइज बढ़ेगा तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। तो सर एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए, है ना, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन सर ये तो गलत है, सर ये तो गलत है ना सर, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। क्यों? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर गैलियम की जो साइज है वो छोटी होती है एल्यूमिनियम से। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, अगर गैलियम की साइज छोटी है तो गैलियम को आगे लिख देते हैं, एल्यूमिनियम लिख देते हैं, इंडियम लिख देते हैं, फिर थैलियम लिख देते हैं। सर ये तो ऑर्डर सही होगा दादा, ये तो सही होना चाहिए, है ना सर, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये जो ऑर्डर है ये भी ऑर्डर सरासर गलत है। जो एक्चुअल ऑर्डर है ना, जो एक्चुअल ऑर्डर है सर, सबसे ज्यादा आज भी बोरोन ही होता है, लेकिन बोरोन के बाद कौन आ जाता है? थैलियम। और ये वाली चीज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। थैलियम के बाद कौन आता है? गैलियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में आता है इंडियम। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ कुछ याद आया? यस, याद आया? अरे सर इसमें दो जगह पर एक्सेप्शन है। एक तो है ये वाला एक्सेप्शन, इसका रीजन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि भाई गैलियम की साइज ही अगर छोटी है, छोटी साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी है। इसका रीजन हम लोगों ने पढ़ लिया था, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। सर एक बात बताओ, ये साला थैलियम जो था ना सर, ये थैलियम तो सबसे नीचे आता है, साइज इसकी सबसे बड़ी है, फिर भी सर ये थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई? आप तो इसका रीजन बताओ, है ना। इसका रीजन क्या होता है? देखो सुनो, ये इसका रीजन भी छुपा हुआ है कहां?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखो जी, इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p1 डन। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2 6p1। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि 6p में इलेक्ट्रॉन फिल होने से पहले 5d में फिल होंगे? कह सकता हूं क्या मैं ऐसा? और 6p में फिल होने से पहले 4f में भी फिल होंगे, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? 4f 4 + 3 n + l 7 है, इसका भी n + l 7 है, लेकिन इसमें n की वैल्यू छोटी है तो इसकी एनर्जी कम होगी। सर अब एक चीज देखो, आप यहां पर हो क्या रहा है, ये पोल कहां से आ गया बे? हाँ, यहां पर हो क्या रहा है सर, ये जो अंदर वाले डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अंदर वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से भी खास तौर पे कौन? 4f। सर इनकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करने की टेंडेंसी सर बहुत ही कम है, और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं हो रहा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप लोग सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा है। आप लोगों ने सोचा कि भाई अट्रैक्शन कम होना चाहिए, साला इतना बड़ा साइज हो गया इसका, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। हाँ, जितना आप लोग सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में भी आपको मेहनत जितनी आपने सोची है उससे कहीं ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? और इसी वजह से थैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इन सब से ज्यादा हो जाता है, और बोरोन के बाद थैलियम आयनाइजेशन एनर्जी में आगे आ जाता है। रीजन बिल्कुल वही है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एक तो एफ में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा और इसका शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर। इसको आप लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते थे, याद आया क्या कुछ? हाँ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन याद है? 4f कॉन्ट्रैक्शन। यस यस यस, पता, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन याद आया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम है, क्यों? पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये साइज में नहीं आता, है ना? साइज से मत देख लेना। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर फिर तो थैलियम की साइज भी कम होनी चाहिए थी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। थैलियम की साइज अभी भी सबसे मैक्सिमम है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इसकी काफी ज्यादा है। क्लियर है? चलो फिर इसका रीजन क्या लिख दोगे आप लोग? इसका रीजन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्या रीजन लिखोगे दादा? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई परेशानी हो बता सकता है। अगर समझ में आ गया है थम्स अप कर दे, नोट कर लिया है, डन लिख दे, आगे चलेंगे। हाँ, ये सारा सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, इतना ज्यादा हो गया अट्रैक्शन की सेकंड पोजीशन पे आ गया, देख लो। इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया कि सेकंड पोजीशन पे आ गया। यस, नोट कर लिया हो, डन लिख देना, समझ में आ गया थम्स अप कर देना, आगे चलेंगे। यह था आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। हाँ जी, फटाफट से करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से। हो गया? क्या बात है, क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। चलिए फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी हो चुका है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, एक चीज और देखो, सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। जैसे मान लो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इनके, है ना? चलो इसको आगे बताएंगे, है ना? आगे आ जाएगा ये वाला टॉपिक, इसको आगे पढ़ लेंगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद अगला जो ऑर्डर है, डायरेक्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी खूब सारा एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी बहुत सारा एक्सेप्शन है। देखो बोरोन सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, यहां एक और लफड़ा हो गया, इंडियम आगे आ गया, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। ये है एग्जैक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। ये ऑर्डर आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। और इसमें ये जो एक्सेप्शन आया है किसकी वजह से आया है? बिकॉज साइज में एक्सेप्शन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसमें एक्सेप्शन है,
और उसी वजह से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो साइज पे भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन है वो शील्डिंग इफेक्ट से भी है, और इसी वजह से यहां पर लिखा भी है, देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स। साइज में जो डिफरेंस आया है, एटॉमिक जो आपके एटम्स होते हैं उनकी साइज में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट है ना, ये एक्सेप्शन का भंडार है ना, ये एक्सेप्शन का भंडार है। बहुत ज्यादा इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, कोई नॉर्मल जो ऑर्डर होता है वो फॉलो नहीं होता है। डन, ठीक है जी। तो ये हो गई बात किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। देखो इसमें बचा क्या है, ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन और एटॉमिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, खत्म। इतना ही हमें पढ़ना होता है ना, इतना ही पढ़ना होता है। डन, बहुत बढ़िया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज लिखता है कि जो बेरिलियम बोरोन होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है एंड ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। कोई मुझे रीजन बता सकता है एक्सट्रीमली हार्ड होने का रीजन क्या है? बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड होने का रीजन क्या है? लिखा भी हो भाई, नीचे लिख दिया यार। क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिस होता है, इसका जो लैटिस होता है बोरोन का बहुत जबरदस्त होता है। अभी तो लिखा था यार सर, ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है, B12 रिपीटिशन होता है, B12 यूनिट्स का नेटवर्क सॉलिड है सर। इसका जो लैटिस है बहुत भयंकर स्ट्रॉन्ग है, और लैटिस भयंकर स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इसका अनयूजुअल मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी मैं आपको ऑर्डर भी लिखवाऊंगा मेल्टिंग पॉइंट का, बहुत जबरदस्त मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप देखोगे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हमें डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन है इसका क्रिस्टलाइन लैटिस। बाकी जो एलिमेंट होते हैं मेटल्स होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ना। जो बोरोन होता है बहुत हार्ड होता है, नॉन मेटल होता है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आपके सामने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। एक बात बताओ, एक ऐसा एलिमेंट होता है, हाँ एक बात बताओ, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर हाथ पे रखो ना गर्मियों में तो पिघल जाता है ना, वो पिघल जाता है जल्दी से। बताओ वो कौन सा एलिमेंट होता है? याद आया क्या कुछ? हाँ जी दादा जल्दी से बताओ ना। एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर हाथ पे रखो ना गर्मियों में तो पिघल जाता है, वो एलिमेंट कौन सा होता है? हाँ वो एलिमेंट कौन सा होता है? गैलियम होता है ना। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 30 डिग्री के बराबर होता है ना, 303 के लगभग उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है केल्विन में। और बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। एग्जैक्ट ऑर्डर जो है वो आपके सामने लिखा गया है, बोरोन, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम और गैलियम, है ना। बोरोन का सबसे ज्यादा होने का रीजन मैं आपको बता चुका हूं, नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत भयंकर स्ट्रक्चर होती है। और गैलियम जो होता है ना बेचारा, गैलियम ये रहा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने लिखा है। डन, यस यस यस। हाँ, वो जल्दी पिघलने वाला कौन है? गैलियम। कोई कह रहा है सर आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? दादा मेरा मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है ना। जनरली मैं आसानी से नहीं पिघलता हूं, ठीक है। हाँ। लिखो, चलो इसको नोट करो, और अगर नोट हो गया तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। ये गैलियम बहुत जल्दी पिघल जाता है बेचारा। नहीं, होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी पिघल जाते हैं, ऐसी क्या बात है? हाँ नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। अबे तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होगा मुझे पता है। हाँ, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होगा, ये मुझे पक्का पता है। हाँ ठीक है, आगे चले, आगे चले। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का अगर तुमसे कोई ऑर्डर पूछे ना, कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है ना। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब वो पूछा नहीं जाता है जनरली, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं है। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है साइज, है ना। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। अब उसके बाद देखो एक इसने चीज लिखी है, ये चीज हम लोग पहले ही जानते हैं कि गैलियम होता है, उसका अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यूरिंग समर, है ना। गर्मियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच ही जाता है, हमारे राजस्थान में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
गैलियम क्या, बड़े बड़े जो सख्त एलिमेंट होते हैं वो भी पिघल जाते हैं, है ना। हाँ, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत भयंकर बॉइलिंग पॉइंट होता है, 2676। सोच के देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो है 303 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट है 303 केल्विन, समझना अच्छे से, है ना दादा। 303, इसका 303 केल्विन है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 2676, समझ रहे हो, 2676 केल्विन, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक ये जो गैलियम होगा ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्या मेरी बात सही है क्या? दादा जल्दी बोलो ना, अरे ये बात सही है क्या? फटाफट बोलो ना, क्या ये बात सही है? क्योंकि ये एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इट इज ए यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए आप लोग गैलियम को यूज कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी वेपराइज नहीं होता। इसको आप इस टेम्परेचर तक भी अगर ले जाओगे ना, तब तक ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इसके बाद जाके वेपराइज होगा। तो मतलब इस बहुत लंबे रेंज के टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए आप लोग गैलियम को यूज कर सकते हो, बिकॉज वो उतनी आसानी से वेपराइज नहीं होता, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ओवर ए लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इसका यूज है, पूछने को आपसे पूछ सकता है कभी। यस, समझ में आ गई बात? क्लियर? यस, इट लुक्स लाइक वाव। हाँ, ये वाव वाला आजकल वापस चलने लगा है। अच्छा देखो, एक डेंसिटी की बात रखी है। डेंसिटी जो होती है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है विदाउट एन एक्सेप्शन। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है जी, विदाउट एन एक्सेप्शन डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ज्यादा इसके बारे में मेरे हिसाब से बताने की आपको जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? सुनो, जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। यस, डाउन द ग्रुप जाने पर हम सब लोग जानते हैं मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन इस केस में मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, और अगर मास ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डन। और एक चीज और है, हाँ एक चीज और है, ये भी एक छोटा सा देखो ये कहानी, ऐसा तुमने और कहां देखा है कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती है? यस, ऐसा तुमने कहां देखा है? बोलो बे, ऐसा तुमने कहां देखा है? समय समाप्ति घोषणा अभी करनी बाकी है बेटा, 2 मिनट बचे हैं अभी। हाँ अभी 2 मिनट बचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा तुमने और कहां देखा है? यस यस यस, ऐसा कहां देखा है? हाँ पानी में देखा, पानी। क्या बात क्या बात। सर वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट की डेंसिटी आइस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और बिल्कुल सिमिलर चीज होती है किसके लिए, गैलियम के लिए भी, है ना। गैलियम जो होता है लिक्विड, उसकी डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती है। छोटी इन्फॉर्मेशन है, याद रख लो, है ना। कोई तुमसे पूछे पानी जैसा बिहेवियर और किसका होता है, गैलियम का, है ना। तो गैलियम जो है ना बिल्कुल एकदम रंगीला आदमी है ना, रंगीला एलिमेंट है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रखता है, हाई टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है, डेंसिटी लिक्विड स्टेट की ज्यादा होती है सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में, है ना। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया एलिमेंट है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। इसके बाद आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग दिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बात आज नहीं हो पाएगी, है ना, आज नहीं कर पाएंगे बात। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई लोगों। नेक्स्ट क्लास में ही इसके बारे में बात होगी, क्योंकि अपना टाइम हो चुका है खत्म, और टाइम में अतिक्रमण मैं करना नहीं चाहता किसी और के टाइम में। क्लास भी अब तो किसकी है, आरजे सर की होगी। होमवर्क क्या है आप लोगों का? होमवर्क है बेटा रिवीजन। आज जो पढ़ लिया उसका रिवीजन, और मैं चाहता हूं ये 2 चैप्टर हैं इनका भी तुम रिवीजन करके आओ बढ़िया ढंग से। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, है ना, ये 2 चैप्टर हैं यार। आज सिर्फ तुम इतना पढ़ना, ये 2 चैप्टर है ना, इनको रिवाइज कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी है यार दादा,
हाथ जोड़ के विनती है मेरी तुमसे, अब लाज रख लो मेरी, ये 2 चैप्टर रिवाइज करके आ जाना यार, बढ़िया ढंग से, एकदम जोरदार, ठीक है। हाँ, अगर ये 2 चैप्टर तुमने रिवाइज कर लिए ना, तो फिर उसके बाद पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, वो गारंटी मेरी, वो सारी चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं, ये 2 चीज पढ़ के आ जाओ बस, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया था मैंने तुम्हें वहां, ठीक है। और जो सिलेबस कंप्लीशन हुआ है, सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है, उसकी तुम टेंशन मत लेना, वो मैं देख लूंगा, ठीक है। सबसे ज्यादा सिलेबस रिडक्शन जो ट्रिकी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। वो कहां है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ट्रिकी है, जो टॉपिक्स हटे हैं, लेकिन उसका तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वो जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे करना है क्या करना है उसको हम लोग देख लेंगे, बहुत अच्छे ढंग से देख लेंगे, ठीक है। तुम सिर्फ जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको अच्छे से रिवाइज करते जाओ, बस इतना सा काम है। ऑल राइट, अब 2 दिन की छुट्टी है आप सब लोगों को, है ना। तो हैप्पी छठ पूजा आप सब लोगों को, जितने भी लोग, जिन जिन स्टेट्स में छठ पूजा मनाया जाता है, तो आप लोग बढ़िया ढंग से एंजॉय करें, लेकिन ये 2 चैप्टर टाइम निकाल के इनको रिवाइज जरूर करें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग वापस कब, मंडे को, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, नेक्स्ट वीक जो होगा ना, नेक्स्ट वीक मैं छुट्टी लूंगा, नेक्स्ट वीक मैं छुट्टी लूंगा 1-2 दिन की। छुट्टी लेने का रीजन है, एक मुझे शादी में जाना है, और शादी भी अपने पीडब्ल्यू के ही एक टीचर हैं, उनकी शादी है। कौन है वो, उसके बारे में आपको अभी नहीं बताएंगे, आगे आने वाली वीक में बताएंगे किसकी शादी है, कहाँ जा रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी उनको जानते हो पहले से, है ना। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास की जो टाइमिंग है वो क्या होगी, वो आपको पहले ही पता लग जाएगा, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाता है ना। तो 1.5 घंटे की करें कि 2 घंटे की करें, डिपेंड करेगा। अभी मैं 2 घंटे नहीं लेना चाह रहा, स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूं थोड़ा सा तुम्हारा लोड कम रहे, फिजिकल भी चल रहा है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक भी चल रहा है, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इस वजह से मैं अभी 2 घंटे या फिर उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आराम से पढ़ेंगे। आज हमारी स्पीड काफी कम थी, है ना, आज हमारी स्पीड काफी कम थी, बिकॉज वापस अपनी फर्स्ट क्लास थी। जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास आती जाएगी, आप लोगों को पता ही है, अपनी स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, क्योंकि तब तुम लोग वापस एकदम रंग में आ जाओगे वापस, ठीक है। डन, चलो फिर क्लास को खत्म करें। नहीं नहीं, राजू भाई की नहीं है राजू भाई की नहीं है भाई, बताओ भाई, तुम लोग ना मतलब आरजे सर की शादी करवाने पे तुले हुए हो, बहुत मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हें बड़ा कष्ट है ये कि शादी क्यों नहीं कर रहे सर। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात पहुंचाई जाएगी सर तक, हो सकता है सर सुन भी रहे हो, अभी नेक्स्ट क्लास उन्हीं की होगी मेरे हिसाब से, है ना। चलो फिर ठीक है दादा, क्लास को करते हैं खत्म, यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को, और उस समय तक आप लोग रिवाइज करके आओगे वापस, ठीक है ना, बढ़िया ढंग से। इसी प्रॉमिस के साथ मैं क्लास खत्म करता हूं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।